नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे बुरी खबर तो यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड नंबर नए केसेस सामने आए हैं। केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि ये सब मानते हैं चाहे केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हमेशा तो लॉकडाउन के साथ नहीं रहा जा सकता। रेल चलेंगी, कल से इसका फैसला हो गया है। कई जगह से फ्लाइट उड़ेंगी, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। और कई जगह पर रोड ट्रांसपोर्ट खोलने की भी तैयारियां की जा रही हैं। और इन सब का असर इस बात पर होगा कि देश में जगह जगह फैक्ट्रियां खुले, मजदूर काम करें। लेकिन मजदूरों की जो हालत है उसके बारे में मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज भी जगह जगह अलग अलग हाईवेज पर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स गए। उन्होंने बताया कि हजारों मजदूर सड़कों पर आज भी पैदल चल रहे हैं, रेल की पटरियों पर चल रहे हैं। और विडंबना यह है कि किसी के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब समझते हैं कि मजदूरों को लौटना नहीं चाहिए, वो जाएं वहीं रहकर फैक्ट्रियों के खुलने का इंतजार करें क्योंकि ये जल्दी होने वाला है। लेकिन अगर मजदूर जाना चाहते हो तो उनको रोक भी कोई नहीं सकता। सरकार ने ट्रेन चलाई, मजदूरों को ट्रेन से जाना चाहिए। राज्य सरकारों ने बसों का इंतजाम किया, बसों से जाना चाहिए। लेकिन ये बात सब मजदूरों तक कन्वे नहीं हो पा रही। भरोसे की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। इसलिए मजदूर अपने दम पर पैदल निकल पड़े। हर कोई देख रहा है, सरकार भी मानती है कि प्रवासी मजदूरों की तादाद लाखों में है। लेकिन दिक्कत यह है कि हकीकत में प्रवासी मजदूर कुल कितने हैं, कहां हैं, ये किसी को नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी मजदूरों को, गरीबों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे मजदूर भाई बहन तकलीफ में तो हैं, कष्ट में तो हैं। दो तरह की दिक्कतें हैं। एक तो जो मजदूर रास्ते में है, जो घर जाना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना। और जो मजदूर अभी भी घरों से दूर दूसरे राज्यों में रुके हुए हैं, उन्हें काम दिलाना। मेरे पास रोज हजारों खबरें आती हैं, हजारों मैसेज आते हैं, सैकड़ों वीडियोस भेजते हैं लोग। इंडिया टीवी के रिपोर्टर जगह जगह से हमें जानकारी देते हैं। कुछ वीडियोस तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल रो पड़ता है। कैसे मदद करे, क्या करे। कोई मरना नहीं चाहता, जानबूझकर मौत में कोई नहीं जाना चाहता। कोई अपने बच्चों को लेकर तेज धूप में, तपती सड़क में नंगे पैर नहीं चलना चाहता। इसलिए ऐसे लोग की मजबूरी को समझना बहुत जरूरी है। जितनी भी मजदूरों की बात आपने सुनी होगी, सब कहते हैं कि काम नहीं है, मकान मालिक को देने के लिए किराया नहीं है, ठेकेदार ने काम का पैसा नहीं दिया, भगा दिया, मजबूर है, अपने गांव चले। यही जवाब हर जगह सुनने को मिला। यानी कोई जाना नहीं चाहता। सड़क पर चलते मजदूर ये कहते हैं कि वो जाना नहीं चाहते, उनके पैरों में छाले पड़ गए, चलना नहीं चाहते, लेकिन पेट की भूख उन्हें रुकने नहीं देती। भरोसे की कमी है, वो मजबूर है। एक मजदूर ने जिस अंदाज में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, वो वाकई में आपके दिल को भी छू जाएगी। ये मजदूर न तो रो रहा है, न भीख मांग रहा है, न गिड़गिड़ा रहा है, बस अपनी व्यथा, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी एक गाने के जरिए इसने बताई। को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो
करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर द्वार। हमारा सूना पड़ा घर द्वार। इस मजदूर ने सिर्फ अपनी नहीं, अपने घर, अपने गांव से दूर दूर राज्यों फंसे सड़कों पर चल रहे, पैदल चल रहे हजारों मजदूरों के दिलों का दर्द बयां किया। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि सरकार ने एफर्ट नहीं किए, राज्य सरकारों ने काम नहीं किए। रेलवे ने लाखों लोगों को अब तक घर भेजा है, मैं इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी हो, एक भी तस्वीर ऐसी आती है तो दिल दहल जाता है। और आज वाकई में ऐसी कुछ तस्वीरें आई। एक गर्भवती महिला सैकड़ों किलोमीटर पैदल चली, लेकिन घर पहुंचने से पहले प्रसव वेदना शुरू हो गई और सड़क पर बच्चों को जन्म दे दिया। जरा सोचिए उस परिवार पर, उस मां पर क्या बीती हुई जिसने ये दर्द, ये तकलीफ झेली। घटना ललितपुर की है। सैकड़ों मजदूरों का ग्रुप मध्य प्रदेश के पीथमपुर से ललितपुर आ रहा था। ग्रुप में महिलाएं थी, बच्चे थे। पीथमपुर से ललितपुर की दूरी 460 किलोमीटर है। इस ग्रुप में एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला भी थी। इस हालत में ये महिला 450 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर ललितपुर पहुंच गई, लेकिन अपने गांव पहुंचती इससे पहले पेट में दर्द हुआ। ग्रुप में मौजूद कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने एक पेड़ के नीचे इस बच्चे का प्रसव करवाया। खुले आसमान के नीचे एक बच्चों को जन्म दिया। आसपास के गांव में खबर फैली, प्रशासन को सब खबर दी गई। बच्चे और उसकी मां को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रात की बात है कि दोनों स्वस्थ हैं। वहाँ पर जो मजदूर लोग आ रहे थे और कई पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तो एक गर्भवती महिला उसका टाइम हो गया था, जो भी उसको दर्द हुआ। वहाँ पर दर्द के बाद वहाँ पर बता रहा है कि बच्चा भी पैदा हुआ था। और जैसे ही यह पता था, पास में जो बालाघाट की पीएचसी है, स्टाफ नर्स जाके उसने वहाँ आके दोनों को एडमिट कराया और बच्चा दोनों स्वस्थ है और अपने पास के घर में कहीं चले गए। अब ललितपुर में तो महिला को डिलीवरी के बाद एम्बुलेंस नसीब हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन बड़वानी में तो महिला ने बच्चों को जन्म दिया और 2 घंटे बाद ही इस नन्हे से बच्चे को लेकर फिर पैदल चलने लगी। डिलीवरी के तुरंत बाद यह महिला 250 किलोमीटर पैदल चली। क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती है? लेकिन इस महिला ने इस दर्द को झेला। ये अपने परिवार के साथ नासिक से सतना के लिए चली थी। नासिक से सतना की दूरी 1100 किलोमीटर है। ट्रेन से पहुंचने में भी 15 घंटे लगते हैं, लेकिन इन मजदूरों के पास न सब्र था, न पैसा था और भूखे प्यासे घर के सफर के लिए निकल पड़े। 2 महिलाएं प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की गर्भवती थी। ऐसी हालत में लगातार चलना कितना तकलीफदेह हो सकता है, ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। नासिक में इस वक्त टेम्परेचर करीब 38 डिग्री है। चिलचिलाती धूप में मजदूरों का ये परिवार नासिक से 30 किलोमीटर चलकर महाराष्ट्र के पिपरी गांव पहुंचा और एक महिला की हालत खराब होने लगी। नजदीक में न तो हॉस्पिटल था, न क्लिनिक था, न डॉक्टर, न नर्स। ग्रुप में मौजूद दूसरी महिलाओं ने मदद की। सड़क के किनारे साड़ियों से ढककर बच्चे की डिलीवरी करवाई। बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इस मजदूर परिवार की दर्दनाक कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
जन्म के साथ ही बच्चे का सफर भी शुरू हुआ। इतनी धूप में पेड़ के नीचे बीच रास्ते में सारे मजदूर तो रुक नहीं सकते थे, आगे बढ़ने लगे तो जन्म के 2 घंटे बाद नवजात बच्चे को लेकर उसकी मां भी पैदल चलती। और उसके बाद इस महिला के कदम रुके नहीं। इस ग्रुप ने लंबा सफर तय किया। 5 दिन बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर सेंधवा पहुंचे। वहां तैनात पुलिस की नजर इस महिला और नवजात बच्चे पर पड़ी। पुलिस वालों ने मदद की, दर्द समझा। सीनियर अफसरों से बात करके दूसरे मजदूर को क्वारंटीन सेंटर में भेजा और ग्रुप में मौजूद नवजात बच्चे और उसकी मां के अलावा एक अन्य प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल भेजा। चेकअप के बाद इन लोगों ने अपने गांव जाने की जिद की तो लोकल प्रशासन ने इन मजदूर परिवारों के आगे जाने का इंतजाम बस से करवा दिया। पर गांव के पहुंचा तो उधर मेरे को अबाई में पेट पिराने दुखने लगा, उधर डिलीवरी हो गया। फिर भाई लोग साइड ले लिया उसको, दुधिया के पर्दा बना के इधर सब साफ सफाई किया भाई के। और फिर उधर से फिर 2 घंटा ठहरे और फिर उधर से चल दिए गांव के लिए पैदल। जब डिलीवरी हुई उसके बाद आप बच्चे और महिला को अस्पताल ले गए? नहीं, क्यों? हमको मालूम नहीं था सर, बाहर परदेसी आदमी कमाने खाने आया था, हमको मालूम नहीं कि किधर जाना किधर नहीं जाना, हम क्या करें। फिर चले आए अपने गांव के लिए, संभाल गए, हम जा रहे हैं। पैदल आ रहे हैं, खाना पीने कुछ नहीं है, गाड़ी वाहन की सुविधा नहीं है। इसकी वजह से रास्ते में बहुत कुछ लोग खाने पीने के लिए पैदल, मेरी और मेरी पत्नी सब। 8 महीने की पत्नी आपकी गर्भवती है, 8 महीने है, पैदल आना पड़ा क्यों? वहाँ राशन पानी कुछ नहीं मिला, दुकान संबंध है, इसलिए मजबूरन आना पड़ा। और पुलिस अफसरों ने जो बात बताई वो भी समझने वाली है। उन्होंने कहा कि मजदूर तो यहाँ भी न रुकते, महिला और उसके बच्चे को आगे का सफर भी पैदल तय करना पड़ता, क्योंकि मजदूर आमतौर पर पुलिस को देखकर डर जाते हैं और ये लोग भी पुलिस को देखकर भागने लगे थे। ये बात सही है कि आजकल जो मजदूर पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें पुलिस के डर की वजह से हो रही हैं। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए हुए हैं, बॉर्डर को सील किया हुआ है और पुलिस भी क्या करे, वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये बड़ा फेलियर होगा। और जहाँ जहाँ मजदूर मिलते हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। अब इस वजह से मजदूर डरने लगे हैं। बड़वानी में जहाँ बच्चों को जन्म देने के बाद 250 किलोमीटर चलकर ये महिला पहुंची, वहाँ पिछले 21 दिन में 8 मजदूर सड़क पर दम तोड़ चुके हैं। तेज धूप है, थकान हो जाती है, पानी की कमी है और इस वजह से 8 मजदूरों की मौत सिर्फ एक जिले में हुई। सबसे लेटेस्ट खबर आई है कल, बड़वानी में अतुल नाम के नौजवान मजदूर की मौत। अतुल तिवारी यूपी के जौनपुर का रहने वाला था। भाई के साथ रहकर मुंबई में मेहनत करता था, मजदूरी करता था। महीने का 10-12 हज़ार रुपये कमाकर घर भेजता था। 2 महीने से काम बंद था, पैसा खत्म हो चुका था, खाने के लाले पड़ गए तो भाई के साथ मुंबई से पैदल जौनपुर के लिए निकल पड़ा। सफ़र 1500 किलोमीटर का था, जो अब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तेज़ गर्मी और भूख प्यास ने अतुल की जान ले ली। अतुल के साथ चल रहे मजदूरों ने बताया कि रास्ते में अतुल की तबीयत खराब हुई, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की गई लेकिन कोई साथ नहीं मिला। कंधे पर ले जाने की कोशिश की लेकिन रास्ते में अतुल ने दम तोड़ दिया। पैदल ही जा रहा था और अपना खुद का रिक्शे से जा रहा था। अचानक वो बेहोश हो गए, ऐसा मेरे ख्याल से आ रहा था। देखा तो मैं एम्बुलेंस का सहारा ले रहा था, कोई सहारा नहीं दिया। तबीयत अचानक इसका बिगड़ गया, कोई सहारा नहीं दिया। तो ऑफिस आप लोग पहुँचे तो लेके आए इधर तो एक्सपायर हो गया था। आपको एक मजदूर की बात सुनवाता हूँ जिसके साथी ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ा था। ये लोग 5 दिन तक पैदल चलते रहे। मोहम्मद शकील ने बताया कि रास्ते में न खाना मिला न पानी और भूखा पेट तब तक साथ देता। पैदल चलते चलते नासिर अहमद की तबीयत खराब हुई, चक्कर आया, वो सुस्ताने के लिए ज़मीन पर बैठा लेकिन फिर कभी नहीं उठ पाया। पैदल आ रहे थे, आज 4-5 दिन हुआ मुंबई से चले हुए। थोड़ा बहुत लिफ्ट मिलती थी गाड़ी वगैरह की शादी में, और फिर यहाँ पे एक भाई चक्कर आने लगा इनको, बोले मारा सर घूम रहा है। फिर पलटी होने लगा, फिर वहाँ पे आगे पेट्रोल पंप पे पानी वानी भरा, पानी वानी पिलाया, शांति हुए। फिर यहाँ पे आने लगे, हम लोग पहुँचे। फिर इनका सर एक बार घूमने लगा, पलटी होने लगी। फिर बोले कुछ जुगाड़ करो, हम लेटेंगे। तो हमारे पास वही तिरपाल पड़ा हुआ था, ये इसको वहाँ खाने से निकाले, इस पर हम लोग उतर दिए। फिर पानी वानी मारने लगे, फिर पलटी हुई, फिर कुछ बोल ही नहीं रहे इससे। अच्छे खासे थे, हम लोग आ रहे थे, कल भी रोज़ा भी रखे थे ये लोग।
आज कोई रोजा वगैरह है? आज रोजा नहीं थे। कल खाना की सुबह खाया था इन्होंने? खाना सुबह रास्ते में पूरी भाजी मिली थी, एक जगह वहीं पे खाए थे। 5 दिन से आ रहे, वो एक टाइम खाना कई मिल जाता था, हम लोग खा लेते। इससे पहले 9 मई की रात में भी 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये तीनों मजदूर मुंबई से यूपी जा रहे थे। मजदूरों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि मजदूरों की मौत की वजह डिहाइड्रेशन था। डॉक्टर का कहना है कि अधिक चलने, तेज धूप और थकान की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ और लोगों की मौत हो रही है। पोस्टमार्टम की जांच के पश्चात ये पता लगता है कि तीनों जो मरीज़ हैं, तीनों जो मृत शरीर है, उनकी जो मृत्यु का कारण है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। इसका एक कारण जो है वो डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जो होता है वो हीट स्ट्रोक के कारण भी होता है। तीनों की मौत का कारण ये लग रहा है जी, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। जितनी तस्वीरें देखेंगे, जितनी दास्तान सुनेंगे, उतना ही कष्ट होगा। कोरोना वायरस ने जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया है। बच्चों के दुनिया में आने का तरीका बदल दिया है। अब बच्चे सड़क पर पैदा हो रहे हैं और लोगों का दुनिया से जाने का तरीका बदल दिया है। लोग सड़क पर मर रहे हैं। जिंदगी सड़क पर सांस ले रही है और सड़क पर ही सांसें थम रही हैं। आप में से जो भी इन मजदूरों तक मेरी बात पहुंचा सकता है, इन मजदूरों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा सब्र और करें, थोड़ा सा धैर्य और करें। रेलवेज, बसेस, इन सब की व्यवस्था कई राज्यों ने बड़े पैमाने पर की है। थोड़ा सा भरोसा करने की कोशिश करें। आज इंडिया टीवी के कई रिपोर्टर्स सड़कों पर उतरे। किसी ने मुंबई से यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के लिए निकले मजदूरों से बात की। किसी ने गुजरात से लखनऊ पहुंच चुके मजदूरों से बात की। किसी को जोधपुर से बनारस के लिए निकले लोग सड़क पर बच्चे के लिए दूध मांगते नजर आए। जो इंसान मेहनत कश है, आत्मसम्मान के साथ जिया है, जो अपनी मजदूरी का खाता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, आज कोरोना वायरस की वजह से उसे हाथ फैलाना पड़ रहा है। सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती होगी। लेकिन भूख से बिलखते अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करना पड़ता। जयपुर में यही दिल को रुलाने वाला मंजर दिखाई दिया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य को जयपुर में एक ब्रिज के नीचे बच्चे के लिए दूध मांगते माता पिता दिखे। मनीष ने उनसे बात की तो कहानी सिहरन पैदा करने वाली थी। पति पत्नी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे माता पिता से भूख से बेहाल थे। लेकिन माता पिता को अपनी भूख की नहीं, बच्ची के दूध की फिक्र थी। लोगों ने मदद की, बच्चों के लिए दूध दिया तो बर्तन नहीं था, किसी से मांगकर बर्तन का जुगाड़ किया। वहीं आग जलाकर बच्चे के लिए दूध गर्म होने लगा और इस दौरान इन लोगों ने बताया कि वो जोधपुर से पैदल आ रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान और 2 बच्चों को गोद में लेकर इन लोगों ने 350 किलोमीटर का सफर तय किया है। बनारस जाना चाहते हैं और अभी बनारस 850 किलोमीटर दूर है। जयपुर आया तो वहाँ से भाई, वहाँ से अभी पैदल ही आ रहे। खाना वाना तो व्यवस्था खिला उला के बैठाए थे, लेकिन जयपुर के बाद इधर खाना नहीं मिला ऐसा। वहाँ से पैदल ही आए। वहाँ तो पुलिस वाले तो गाड़ी में भी बैठा दिए, ट्रक में, और यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ से अभी यहाँ तक पैदल ही आए। हाँ, बच्चे लोग को तो उधर तो खिलाए, इधर आए तो सेठ जी दिए चाय बनाने के लिए, दूध दिए गर्म के पिलाने के लिए। जाना है बनारस तक जाना है सर। अब क्या करें साहब, जाना पड़ेगा ही, जाना ही पड़ेगा। जहाँ काम के जो जितना कमा के रखे थे वो तो खा लिए, अब तो है नहीं, तो भूखे मरो। आज जब भी इन मजदूरों की बात सुनेंगे, उनमें एक तरफ दुख है, तकलीफ है, एक तरफ एक आशा की किरण भी है। कहीं पुलिस ने मदद की, कहीं किसी एनजीओ ने मदद की, कहीं आम लोगों ने मदद की। लोग मदद के लिए आगे तो आते हैं। वक्त के मारे कोरोना के सताए ऐसे हजारों लोग हैं जो इस वक्त भी सड़कों पर हैं। जयपुर में यूपी के फतेहाबाद के लिए निकले मजदूरों ने कहा कि कब तक हालात सुधरेंगे कुछ पता नहीं, कब तक मांग कर खाएंगे। भूखे ही मरना है तो प्रदेश में क्यों मरे, अपने घर में मरे। हम फतेहपुर जा रहे हैं, यूपी। जी हाँ। पैदल चल रहे हैं? पैदल हाँ साहब, हमको 5-6 दिन हो गए निकले हुए। हाँ। अब 4-6 दिन का और रास्ता हमारा बचा है। तो
पैदल क्यों जा रहे हैं जब गाड़ी ट्रांसपोर्ट जो सरकार चला रही है? नहीं सर, सब ये कहने की बातें हैं, गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं है। तो आपने किसी भी प्रशासन को बताया नहीं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारे लिए व्यवस्था की जाए, रजिस्ट्रेशन कराया जाए? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सब कराया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब हमने जानकारी ली तो बोले कि अभी कोई यहाँ से कोई मतलब साधन नहीं है। बोले कि यहाँ पे रुकिए 14-15 दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने तो 40 दिन से घर पे बैठे हैं, तो खाने पीने कोई जुगाड़ है नहीं। तो हमने सोचा जैसे यहाँ मरना तो वैसे घर जाके मरेंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम 12 आदमी हैं। मजदूरों की सबसे बड़ी मुश्किल है कि जिन फैक्ट्रियों में वो काम करते थे उनके मालिकों ने उनकी ज़रा भी परवाह नहीं की। जिन मजदूरों की वजह से उनकी फैक्ट्रियाँ चलती थी, फैक्ट्री के मालिकों ने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। अगर ये फैक्ट्री के मालिक चाहते तो कोशिश कर सकते थे, उन्हें समझा सकते थे, या तो फैक्ट्री खुलने के लिए रोक सकते थे, या फिर उन्हें रास्ता बता सकते थे कि ट्रेन कहाँ से जा रही है, बस कहाँ से जा रही है। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए 8 लाख से ज़्यादा मजदूर अपने घर पहुँच चुके हैं ट्रेन से, बसों से, ये लोग भी जा सकते थे। दूसरी बड़ी दिक्कत मकान मालिकों ने पैदा की। 1.5 महीने से काम नहीं है तो प्रवासी मजदूर अपने घरों का किराया नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में मकान मालिकों ने मजदूरों से मकान खाली करवाने शुरू कर दिए हैं। जयपुर के नाहरी इलाके में यह हुआ। सैकड़ों की संख्या में मकान मालिकों ने किराया न भरकर पाने वाले मजदूरों से घर खाली करवा दिया। अब मजदूर बेघर हो गए, कहां जाएं, सड़कों पर आ गए। सैकड़ों लोगों को सड़कों पर देखकर के इलाके में तैनात आरएसी के जवानों ने बिना कोई पूछताछ किए लाठी बरसानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिली, पुलिस के सीनियर ऑफिसर वहां पहुंचे, घायलों को अस्पताल भेजा। अब अधिकारी लोगों को समझा बुझाकर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मजदूर घर वापस जाना चाहते हैं, साथ ही उन्हें मिल रहे राशन को लेकर भी शिकायतें उन्होंने की। घर तो है नहीं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों मजदूर दिल्ली से बिहार जाने के लिए निकले हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार को 3 मजदूर मिले। ये लोग बुधवार को दिल्ली से चले थे, चलते चलते 6 दिन हो गए। बिहार के मधुबनी जाना है। दिल्ली से मधुबनी की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। सामान ढोने वाले रिक्शे में इन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान रखा और चल दिए घर की तरफ। 3 लोग साथ साथ चले जा रहे कि बारी बारी से रिक्शा चला सकें। जहां थक जाते हैं तो पैदल चलने लगते हैं। 6 दिन हो गए, आधा सफर पूरा हुआ है। कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी। कहाँ जाना है? बिहार। कहाँ बिहार में? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। हाँ? सुपौल मधुबनी। मधुबनी जाना है। दिल्ली से कब चले थे? बुधवार को चले थे। कितने दिन हो गए? 6 रोज आज हो गया। और अपने मधुबनी दिल्ली से कितना दूर है? अभी लखनऊ से आधे होगा, आधे उधर पड़ेगा। 600 किलोमीटर लखनऊ से है। कैसे चलते हैं? पैदल चल के आते हैं? पैदल चलते हैं, चलाते भी हैं, थक जाते हैं, पैदल फिर चलते हैं। तीनों लोग बारी बारी से चलाते हैं। इस रोड पे तो खाने का कुछ होटल भी नहीं, वो जैसे 3 रोज से हम लोग भूखे हैं। अपना जो लिए थे मुड़ी उड़ी वही खा रहे हैं। क्या करते थे दिल्ली में आप? रिक्शा चलाते थे, यही ठेला। अच्छा, तो क्या हुआ, वहाँ से चलने की क्यों जरूरत पड़ी? वहाँ पे काम वाम बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, पैसा वैसा खत्म हो गए। एक महीना 10 रोज हो गया, 40 रोज पर हम लोग सोचे कि अब कहाँ खाएंगे, क्या रहेंगे, इससे बढ़िया जाना ही सही था, इसलिए हम लोग चल दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलाई जा रही है, मजदूरों से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, और सबसे ज़्यादा ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो है। बहुत से ऑटो वाले अब अपने ऑटो रिक्शा से जौनपुर, बनारस, बस्ती, गोंडा जैसे इलाकों के लिए निकल पड़े। इसी तरह कुछ ऑटो वाले दिल्ली से बिहार के लिए ऑटो से जा रहे हैं। इनका कहना है कि जितने पैसे थे खत्म हो गए, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, इसलिए घर लौट रहे। ये फैमिली भी हमें यहाँ एक्सप्रेसवे पे मिली है, जो दिल्ली से आ रही है। यहाँ किनारे, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, आराम कर रहे थे। आप लोग दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी मैम। कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। कहाँ बिहार में? सीतामढ़ी जिला। तो कैसे, ऑटो से जाएंगे? जी मैम, ऑटो से जाएंगे। हाँ। क्या करते थे दिल्ली में? दिल्ली में मजदूरी करते हैं। हाँ, तो अब जाने की क्यों ऐसे जरूरत लग रही कि वहाँ चले जाएं?
मैडम मैम वहाँ पे इतना दिक्कत हो रहा है, खाने पीने में काम हम नहीं मिल रहा है, बैठ के क्या कमरे वाले परेशान कर रहा है, किराए वाले से परेशान कर रहा है, था ही नहीं तो क्या करें हम लोग, मजबूरी में जाएंगे। दिल्ली से मधुबनी कितना पड़ जाएगा? 1200-1300 किलोमीटर। हाँ 1300 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो ऑटो से चले जाएंगे? हाँ जी मैम, 3 दिन 4 दिन में पहुँच जाएंगे। तो कैसे ऑटो चलाते हैं? रुक रुक के? हाँ, रुक के चलाते हैं, चला रहे, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा आराम कर लेते हैं। गर्मी रोड ज्यादा पे नहीं, किसी रोड से नीचे उतर के आराम करते हैं ताकि कोई गाड़ी वाले दिक्कत न दे। क्या करो बहन जी, अब तो मजबूरी तो जाना तो पड़ेगा, अब तो मजबूरी जाना तो पड़ेगा। कितने बैठ के खाएंगे दिल्ली में? लेकिन समझदारी का आलम देखिए, ग्लव्स भी हैं, मास्क भी है, कोरोना के खतरों को समझते भी हैं, पास में मोबाइल भी है और हर जगह इसी तरह की खबरें मिली। सब जगह एक ही बात कॉमन है, घर लौट रहे हैं। ज़्यादातर प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार के हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या फिर दिल्ली, हर जगह से घर वापस जाने वाले ज़्यादातर मजदूर या तो यूपी जा रहे हैं या फिर बिहार। और इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिन राज्यों में इंडस्ट्री है, रोज़गार है, मजदूर वहीं जाएंगे। क्योंकि रोज़गार बंद है, फैक्ट्री वालों ने इनकी परवाह नहीं की, मकान मालिकों ने किराया मांगना शुरू कर दिया, निकाल दिया, इसलिए मजबूरन लौटना पड़ा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर वापस जाने वाले मजदूरों की लाइन लगी है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब पैदल चल रहे हैं, ना खाना है ना पानी, बस इस उम्मीद में चले जा रहे हैं कि रास्ते में कोई खाना दे देगा। छोटे छोटे बच्चों को इस तरह गर्मी में चलता देखकर दुख तो होता है, लेकिन माता पिता कहते हैं मजबूरी है। जिस शहर को उन्होंने अपना खून पसीना दिया, वो शहर अब उनके लिए अनजान हो गया। जिन फैक्ट्रियों के लिए उन्होंने जान लगाई, वो उन्हें काम देने को तैयार नहीं है, उन्हें पैसा देने को तैयार नहीं है। इसलिए अब मुंबई में उनके लिए कोई जगह नहीं। कपड़ा लत्ता यही है और क्या सामान है, पहनने वढ़ने रखा है, कपड़ा है और सामान क्या ले जाएंगे? सामान है ही नहीं तो क्या ले जाएंगे? खाने पीने के लिए कुछ लिया इन बच्चों के लिए? इतने दिन रास्ते में चलना है, कब पहुंचेंगे ये पता नहीं है, तो खाने पीने मिलेगा तो ले लेंगे, खा लेंगे, नहीं से पानी पी के जाएंगे, खा के कुछ मिलेगा तो खा लेंगे। आप लोग पैदल चल के जा रहे हैं, ये छोटा छोटा बच्चे हैं, ये आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। तो रास्ते में इतने छोटे बच्चे के लिए आप लोग निकले हैं, तो रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए लिए? बिस्कुट उस्कुट लिए हैं थोड़ा बहुत, जहाँ तक जा पाएंगे उतना तो खाएंगे। आगे कैसे रास्ता पार करेंगे? इतना लंबा रास्ता है, अब कैसे होता है? कोई मिलेगा लेके जाएगा, और क्या करेंगे? हम लोग को कोई सहारा देने वाला मिलेगा तो लेके जाएगा। आजमगढ़ कैसे जाएंगे? पैदल ही आ रहे हैं, सर पे इतना बड़ा बैग भी। हाँ क्या करें, जब खाने को नहीं मिलता तो क्या करें, सेठ पैसा भी नहीं देता है। क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे आप? महेंद्र कंपनी में काम करते थे। लेकिन आप बुजुर्ग हैं, इतनी दूर तक पैदल कैसे जाएंगे? चलेंगे, आप जैसी बात से कैसा भी निकल जाएंगे, क्या करें? भूखा मरने से पहले अपना डोलता रहेगा, कम हो जाएगी यात्रा ना। हर जगह एक ही शिकायत है, सेठ ने पैसा नहीं दिया, सेठ ने कोई इंतजाम नहीं किया, और ये इन मजदूरों की मुश्किल है। लेकिन एक और मुश्किल सामने आती है, पुलिस का बंदोबस्त। पुलिस का काम है लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराना, तो बहुत सारे ऐसे मजदूर जो रास्ते में फंस गए हैं, मुंबई से निकलकर पालघर पहुंचे तो पुलिस ने वापस मुंबई भेज दिया। मुंबई से पालघर की दूरी 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी, यानी ये लोग 100 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद पुलिस ने वापस कर दिया, तो 100 किलोमीटर वापस पैदल जाना होगा। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे की एक और तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से पुलिस कर्मचारी जो पलायन कर रहे हुए लोग हैं, उनको वापस मुंबई की दिशा में लौटा रही। आप देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारी इन लोगों को डंडे के बल पर वापस मुंबई की दिशा में लौटा रही है, भेज रही है। दरअसल ये लोग पैदल ही अपने अपने गांव के लिए निकले थे और उसके बाद पैदल चलते हुए मुंबई की सरहद पार करके थाने पालघर तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी जो तैनात थे सुरक्षा के लिहाज से, चाहे पुलिस के जवान हो, SRPF के जवान हो या फिर MSF के जवान हो, इन तमाम कर्मचारियों ने जगह जगह पर जो नाकाबंदी की थी वहां पर इन लोगों को रोका और उसके बाद आप देखिए इन तमाम लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। इनके पीछे पुलिस कर्मचारी आपको चलते हुए नजर आएंगे। किस तरह से सारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है, पैदल ही सारे लोग वापस लौट रहे हैं, सर पर अपना सामान रखे हुए हैं। देखिए पुलिस कर्मचारी आपको पीछे चलते हुए दिखाई देंगे।
तमाम ऐसे चेक पोस्ट बनाए गए हैं कि अगर कहीं से भी एक चेक पोस्ट से लोग पार कर लेते हैं किसी तरह से, तो दूसरे चेक पोस्ट पर उनके लिए परेशानी खड़ी होती है। ये बात सही है कि पुलिस ने रास्ते तो रोके हैं, ये भी सही है कि पुलिस पैदल चले मजदूरों को समझा बुझाकर वापस भेजती है। कई जगह सख्ती भी होती है। मजदूरों की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन पुलिस की मजबूरी भी समझनी पड़ेगी। लॉकडाउन इसलिए किया गया कि कोरोना की चेन टूटे, कोरोना के कैरियर उसे न मिले, जहां है वहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो कोरोना साथ लेकर जाएंगे। पुलिस को ये बात मजदूरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस सड़क पर जाने से रोकती है, वापस भेजती है, तो घर के लिए निकले मजदूर दूसरे रास्ते अपनाते हैं। मेन रोड को छोड़कर दूसरे रास्तों से जाते हैं, जंगलों के रास्ते जाते हैं, रेल की पटरी के किनारे जाते हैं। रेल की पटरी पर सोने से क्या हादसा हुआ था, ये हमने देखा ही था शुक्रवार के दिन। आज फिर ट्रकों में या दूसरे वाहनों में छुपकर जाते हुए मजदूर हमें मिले। दिल्ली में बॉर्डर पर पुलिस ने एक सब्जियों के ट्रक को चेकिंग के लिए रोका। जब तिरपाल हटाया तो ट्रक में सब्जियों की जगह मजदूर भरे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की है, और भीड़ बकरियों की तरह ट्रक में भरे जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो लखनऊ और से आजमगढ़ जा रहे थे। सोचिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और कैसे सेफ्टी। इतनी सी जगह में इतने सारे लोग बैठे, ये सोचकर डर लगता है। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। 2 ट्रकों में करीब 100 मजदूर लखनऊ और आजमगढ़ जा रहे थे। एक ट्रक में करीब 50 लोग। लखनऊ जाने के लिए एक शख्स ने इन सब से 1500 रुपये किराया लिया था, जबकि आजमगढ़ तक का किराया 500 रुपये था। ट्रक एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई के लिए थे। इसी की आड़ में ट्रक वाले मजदूरों को भर कर ले जा रहे थे। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग हुई, पकड़ लिया गया। मजदूरों का कहना है कि दिल्ली में न रहने का ठिकाना है न खाने का, इसलिए वो घर जा रहे थे। ये दोनों ट्रक दिल्ली से आजमगढ़ और लखनऊ जा रहे थे। जो ट्रक लखनऊ जा रहा था उस ट्रक में सवार तमाम लोगों से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति लिए गए थे, और जो ट्रक आजमगढ़ जा रहा था उस ट्रक में सवार प्रति व्यक्ति से 500 रुपये लिए गए थे। लेकिन चेकिंग के दौरान इन दोनों ट्रकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, और आप देखें कि इनके शीशे पर एसेंशियल गुड्स और राइस, स्नैक्स, तमाम अदर एसेंशियल सर्विसेज का के जो बैनर हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन जब दिल्ली पुलिस को शक हुआ तो उसके बाद इन ट्रकों की तलाशी ली गई, तो इसमें देखा गया कि प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन दोनों ट्रकों के ड्राइवरों और हेल्परों को हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है कि इससे पहले भी क्या इन ट्रकों में प्रवासी मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों को दिल्ली से बाहर भेजा गया था। फिलहाल इन दोनों ट्रकों में तकरीबन 100 लोग मौजूद थे। जो इन ट्रकों में प्रवासी मजदूर मौजूद थे, उनसे जब हमने बात की तो उनका साफ ये कहना था कि दिल्ली में काम नहीं है और ऐसे में वो परेशान हो रहे हैं, तो आखिरकार वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। कहाँ से आए हो? जी वजीर। और कहाँ जा रहे थे? जी आजमगढ़। कितने पैसे में? 500 रुपये सर। 500 रुपये दिए थे? जी सर। कहाँ जा रहे थे? आजमगढ़। कितने पैसे में? 500। तो यहाँ से दिल्ली से आजमगढ़ क्यों जा रहे हो आप लोग? काम धंधा आने खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा, क्या करें? मजबूरी दोनों तरफ है। एक तरफ मजदूरों की मजबूरी, एक तरफ प्रशासन की। ट्रकों में अगर 100 मजदूर भरकर जाएंगे तो कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। इनमें से एक व्यक्ति भी अगर कोरोना का कैरियर हुआ तो सारे के सारे मजदूर वायरस का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद इनमें तुरंत वायरस के लक्षण तो दिखेंगे नहीं, घर पहुंचेंगे, गांव में जाएंगे। जब बाद में सिम्टम सामने आएंगे तब तक इनके गांव में ये जहरीला वायरस पहुंच चुका होगा। इसके बाद जो स्थिति बनेगी उससे कोई नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए सरकारें बार बार मजदूरों से कह रही हैं कि जहां हैं वहीं रहें। इसीलिए पुलिस मजदूरों को रोक रही है, क्योंकि मजदूरों के साथ साथ कोरोना भी ट्रैवल कर रहा है। मजदूरों के साथ मुंबई से, दिल्ली से, बिहार और यूपी पहुंच रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। पिछले एक हफ्ते में जो मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे हैं, उनमें से 150 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये बिहार के लिए, नीतीश कुमार की सरकार के लिए बहुत चिंता की बात है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि मजदूरों को सिर्फ कोरोना के फैलने के डर से तो नहीं रोका जा सकता। सरकार भी इस बात को समझती है, इसलिए सरकार ने तमाम एहतियात के साथ मजदूरों के स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। नीतीश कुमार ने बिहार के मजदूरों को वापस लाने के लिए 140 और ट्रेन की मांग की है।
बिहार में कल तक 83 ट्रेन से 1,02,000 से ज़्यादा मजदूर वापस आ चुके हैं। आज भी 20 ट्रेनें चली, 23,540 मजदूर वापस आए, यानी 103 ट्रेन से 1.25 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं। ये कोई छोटी फिगर नहीं है। अभी 86 और ट्रेनें चलने वाली हैं, अलग अलग राज्यों से बिहार आएंगी, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा मजदूर वापस आएंगे। वापस पहुंच रहे मजदूरों की प्रॉपर स्क्रीनिंग का इंतजाम है, क्वारंटीन सेंटर बने हैं, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों के साथ कोरोना वायरस बिहार पहुंच रहा है। ये बिहार सरकार की दी हुई फिगर्स हैं कि 4 से 10 मई के बीच बिहार पहुंचे 150 प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। गुजरात से बिहार पहुंचे 33 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र से आए 36 मजदूर, दिल्ली एनसीआर से आए 41 मजदूर, तेलंगाना से आए 10 और हरियाणा से आए 3 मजदूरों में कोरोना का इन्फेक्शन पाया गया। अब सिर्फ मजदूर नहीं, दूसरे राज्यों से छात्र आ रहे हैं, वो भी कोरोना लेकर बिहार आए। महाराष्ट्र में नंदुरबार के एक मदरसे में पढ़ने वाले 1015 स्टूडेंट्स पिछले बुधवार को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार के सहरसा पहुंचे थे। इनकी स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग हुई थी। पहले 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, बाद में 7 और छात्रों में कोरोना वायरस का पता चला। 10 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन काफी परेशान है। नंदुरबार से जो ट्रेन सहरसा आई थी, उस ट्रेन में मधेपुरा के भी 107 बच्चे थे। जांच के बाद इनमें से 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके अलावा बिहार के कई और जिलों के बच्चे भी इस ट्रेन से आए थे, जिनका सैंपल लिया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। इन छात्रों के जरिए इनके परिवारों और उनके गांव तक कोरोना फैलने की आशंका बढ़ गई। 3 पॉजिटिव केस थे, उसके अलावा 7 पॉजिटिव केस और मिले हैं, तो टोटल पॉजिटिव केस की संख्या 10 हो गई है। ये सभी 10 जो केसेज आए हैं वो नंदुरबार से जो ट्रेन आई थी 6 तारीख को, उसमें से जो बच्चे थे उनको रैंडम सैंपलिंग लिया गया था, उन्हीं का पॉजिटिव आया है। और जो पॉजिटिव आने के बाद जो विभागीय निर्देश में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसको हम लोग कर रहे हैं। नंदुरबार के जिस मदरसे में छात्र पढ़ते थे, उसके चेयरमैन ने कहा कि कोरोना उनके मदरसों की वजह से नहीं फैला। जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम की देखरेख में हज़ैफा वस्तानवी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनके मदरसे में कुल 4200 छात्र थे। उनकी यूनिवर्सिटी का कैंपस 100 एकड़ में फैला है। जब से लॉकडाउन घोषित हुआ था, तभी से किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टीम छात्रों का रेगुलर चेकअप करती थी। नंदुरबार हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी यहाँ आती थी, लेकिन जब इन बच्चों को बिहार भेजा गया तो उससे 2 दिन पहले सभी की स्क्रीनिंग भी की गई थी। वस्तानवी ने दावा किया कि 5 और 6 मई को 4 ट्रेन से करीब 3000 स्टूडेंट्स को बिहार भेजा गया था और उनके यहाँ कोई छात्र कोरोना संक्रमित नहीं था। हो सकता है मदरसे का दावा सही हो। जिस वक्त छात्र मदरसे से घर के लिए चले हों, उस वक्त उनमें कोरोना के सिम्टम्स ना हो। कोरोना वायरस है ही ऐसा, इसके सिम्टम्स 2 हफ्ते तक दिखते नहीं, इसलिए छात्र बिहार में भी स्क्रीन से बच गए। लेकिन सोचिए, अगर 17 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो 4200 में से कितने छात्र कोरोना सस्पेक्ट हो सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि उनके सारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मजदूर हों या छात्र हों, किसी का भी माइग्रेशन खतरे से खाली नहीं है। बाहर पढ़ने वाले छात्रों और मजदूरों को वापस लाने का काम सबसे तेजी से और सबसे असरदार तरीके से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया है। लॉकडाउन के बाद से यूपी में अब तक 8 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं। आज भी 55 ट्रेनें आई, यूपी के 75,000 प्रवासी मजदूर वापस आएंगे। इसके साथ ही 25,000 लोग बसों से और दूसरे साधनों से आएंगे, यानी एक दिन में 1 लाख मजदूर यूपी वापस आए। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि योगी ने दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने के लिए 250 श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग की है। योगी मजदूरों को सिर्फ वापस नहीं ला रहे, उनके टेस्ट और क्वारंटीन सेंटर में रुकने खाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। और जब क्वारंटीन पीरियड पूरा हो जाएगा तो मजदूरों को काम मिल जाए, इसी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। आज ही उनकी अफसरों की टीम की मीटिंग हुई और योगी ने अफसरों से कहा कि वापस आने वाले सभी मजदूरों के साथ सम्मानजनक बर्ताव होना चाहिए। पैदल और 2 व्हीलर में कोई लेबर न जाए। जो मजदूर चाहें उससे वहीं से उसके होम डिस्ट्रिक्ट से क्वारंटीन सेंटर भेजा जाए। जिसे क्वारंटीन सेंटर में रखने की ज़रूरत ना हो, उसे वहाँ रखा जाए और बाकियों को होम क्वारंटीन किया जाए।
होम क्वारंटाइन के दौरान हर मजदूर को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा मजदूरों के स्किल के मुताबिक उनका डेटाबेस बनाया जा रहा है ताकि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जा सके। मजदूरों को ट्रेन से घर पहुंचाने का काम कोई आसान तो है नहीं। पिछले 10 दिन से लगातार श्रमिक स्पेशल चलाई जा रही हैं। 1 मई को जब पहली बार मजदूरों के लिए ट्रेनें चली तो उस दिन सिर्फ 4 ट्रेनें चली थी, लेकिन उसके बाद हर रोज ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ाई गई। सिर्फ कल ही 101 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। कुल मिलाकर अब तक 468 ट्रेनों के जरिए 5,60,000 मजदूरों के घर पहुंचाया जा चुका है। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे थे कि रेलवे ने 1200 ट्रेनों को मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए एलोकेट कर दिया है, यानी अब मजदूरों के लिए 300 ट्रेनें रोज चलाई जा सकती हैं। इसीलिए मजदूर भाइयों को थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है और सरकारों तक उन तक ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा था कि लॉकडाउन में तो धीरे धीरे हटाने की ज़रूरत तो है, ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करने की ज़रूरत तो है। और इस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया कि 50 दिन बाद रेलवे कल से अपनी नॉर्मल ट्रेन शुरू कर देगा। 15 रूट्स पर 3 ट्रेनें चलेंगी। जिन जिन रूट्स पर ट्रेन जाएगी उसी रूट से मुसाफिरों को लेकर वापस भी आएंगी। आज से टिकट की बुकिंग शुरू हो गई और पहली ट्रेन कल चलेगी, लेकिन इसे लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं। प्लेटफॉर्म से टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। टिकट खुद ही बुक कराना होगा, ट्रैवल एजेंट को बुकिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यात्रा से पहले हर मुसाफिर की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर खांसी या बुखार हुआ तो सफ़र की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मास्क पहनना और मुंह ढकना ज़रूरी होगा। ट्रेन में यात्रियों को कंबल नहीं मिलेंगे, केवल कंफर्म टिकट पर स्टेशन से एंट्री होगी। खाना घर से अपने साथ लाना होगा, ट्रेन में खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेन में पैकेज फूड और मिनरल वाटर रहेगा जो पैसे देकर कोई भी यात्री खरीद सकेगा। कल से जो ट्रेन चलेंगी उनमें किसी तरह का कोई कोटा नहीं होगा, न तत्काल की बुकिंग हुई न प्रीमियम तत्काल, सिर्फ 7 पहले से बुक टिकट करवा पाएंगे। 7 दिन पहले से टिकट बुक करवा पाएंगे। टिकटों की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन तब तक डेटा लोड नहीं हो पाया था, जिसके बाद रेलवे ने टिकट बुकिंग का वक्त शाम 6 बजे कर दिया। टिकटों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि IRCTC की वेबसाइट खुलने से कुछ घंटे के भीतर ही सारी सीटें बुक हो गई। इन ट्रेन की खास बात यह है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तरह ये नॉन स्टॉप नहीं होंगी, कुछ बड़े स्टेशन पर इन ट्रेनों को रोका जाएगा। ट्रेन के अलावा रोडवेज की बसें और एयरपोर्ट से फ्लाइट चलाने की तैयारियां भी हो रही हैं। इसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई। आज प्रधानमंत्री की चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मीटिंग थी और ये मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि भारत अपने आप को कोरोना संकट से बचाने में काफी हद तक कामयाब हुआ है। राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसी सतर्कता और सावधानी आगे भी बनाए रखनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है, वरना हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। मीटिंग के दौरान मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन पर चर्चा हुई। मोदी ने कहा वैसे तो जो लोग जहां हैं वहीं रहें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर कोई वापस आता है तो हमें इंश्योर करना होगा कि कोरोना वायरस गांवों तक ना पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि कोशिश तो होनी चाहिए कि कोरोना के रेड जोन्स को ऑरेंज और ऑरेंज को ग्रीन जोन में तब्दील किया जाए। इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों ने खुलकर सुझाव दिए। तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इस वक्त ट्रेन या बस चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने तो कहा कि वो नहीं चाहते कि 31 मई तक तमिलनाडु में ट्रेन या प्लेन चले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सेफ रिलैक्सेशन के साथ साथ लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकना जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज लंबे वक्त तक बंद करके नहीं रखी जा सकती। हालांकि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लॉकडाउन खत्म करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन उद्धव ने मुंबई में लोकल ट्रेन को शुरू करने की मांग की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि माइग्रेट लेबर के मामले में ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मीटिंग में कहा कि सही है कि माइग्रेंट लेबर सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी में अब तक
9 लाख से ज्यादा मजदूरों को क्वारंटीन में भेजा गया है। अभी 10 लाख से ज्यादा और मजदूर वापस आने हैं। योगी का दावा है कि 20 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी के लिए उनकी सरकार लेबर रिफॉर्म्स लेकर आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को लॉकडाउन के बारे में कोई भी गाइडलाइन बनाने से पहले राज्य सरकारों से सलाह करनी चाहिए। ममता के मुताबिक कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस स्पष्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उनका पालन करवाने में मुश्किल होती है। हालांकि इस मीटिंग में ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन जारी रखने के पक्ष में दिखाई दिए। ये बात सही भी है, लॉकडाउन से कई फायदे तो हुए। पहला तो ये कि कोरोना के मरीजों की संख्या पर हमने काबू पाया। अगर लॉकडाउन न होता तो इस वक्त कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 20,000 होती या 40,000 होती, कोई नहीं कह सकता। अगर लॉकडाउन न होता तो कोरोना से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की तादाद 20 लाख होती या 2 करोड़ होती, कोई नहीं कह सकता। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों का एस्टिमेट तो यही था कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना कहर बर पाएगा, करोड़ों लोग कोरोना का शिकार होंगे, लेकिन यह असेसमेंट गलत साबित हुए। वक्त पर लॉकडाउन के फैसले ने ऐसे हालात नहीं बनने दिए। लॉकडाउन का दूसरा फैसला यह हुआ कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को कोरोना से लड़ने की तैयारी करने का मौका मिला। सरकारों ने क्वारंटीन सेंटर्स बना लिए, आइसोलेशन वार्ड बना लिए, हजारों बेड्स के हॉस्पिटल बन गए, ट्रेन के 20,000 कोचेस को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम्स में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए हजारों बेड्स का इंतजाम करने का वक्त मिला। नागपुर में पिछले 7 दिन में महानगर पालिका ने राधा स्वामी सत्संग व्यास कैंपस में 5,000 बेड्स वाला कोविड-19 सेंटर तैयार किया है। ये एक उदाहरण है। लेकिन यह भी सही है कि लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रह सकता। कोरोना 3 महीने रहेगा, 10 महीने रहेगा या 2 साल, कौन कह सकता है। इसलिए अब सरकार ने स्टेप वाइज एक एक करके लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की है। पहले खेती के काम को मंजूरी दी गई, जरूरी चीजों वाली दुकानों को खोला गया, मजदूरों को काम मिल सके इसके लिए कुछ फैक्ट्रियों को खोला गया। अब कल से कुछ ट्रेन चलेंगी, बसें चलेंगी और इसके बाद एयर ट्रैफिक को खोला जाएगा। क्योंकि पिछले 45 दिनों के लॉकडाउन के दौरान देश के ज्यादातर लोगों ने समझदारी दिखाई, सरकार के निर्देशों का पालन किया। अब मास्क लगाना हो, हाथ साफ रखना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर 100 लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो, सारी प्रिकॉशंस ले रहे हो और उनमें से एक व्यक्ति, सिर्फ एक आदमी लापरवाही कर दे तो सारे लोग की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अगर कोरोना को रोकना है, कोरोना को हराना है, तो ध्यान रखना होगा कि एक भी आदमी ये ना सोचे कि कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर आदमी कोरोना से लड़ना है, सबको मिलकर लड़ना है, तभी ये जंग जीती जा सकेगी। लेकिन चिंता की बात तो है, कुछ लोग आज भी इस बात को नहीं समझ रहे। आज हुगली में कुछ लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया तो दंगे जैसे हालात बन गए। पश्चिम बंगाल में कल रात 2 जगह कम्युनल क्रैश हुए और दुख की बात यह कि यह झड़प मास्क पहनने को लेकर हुई। पहली घटना कल शाम मालदा के हरिश्चंद्रपुर इलाके में हुई। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बगैर मास्क पहने घूम रहे थे, कुछ लोगों ने उन्हें रोका, मास्क पहनने को कहा, झड़प हो गई। दूसरी घटना हुगली के भद्रेश्वर की है। कल रात हुगली के भद्रेश्वर में तेली निपारा इलाके में 2 समुदाय के बीच झड़प हुई, कई घरों में तोड़फोड़ हुई, आग लगाने की कोशिश हुई। हुगली के इस इलाके में सबसे ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के मामले आए। कुछ लोग बाहर घूम रहे थे, जब उन्हें रोका गया तो भड़क गए, उसके बाद झड़प हुई। पश्चिम बंगाल में झड़प के बाद आज जब हुगली से बीजेपी के एमपी लॉकेट चैटर्जी उस इलाके का दौरा करने के लिए निकली तो उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। बीजेपी का इल्जाम यह है कि प्रशासन तुष्टीकरण की नीति की वजह से चुप बैठा है। मैंने आपको डिटेल में बताया कि मजदूर चाहे बिहार के हों, यूपी के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, महाराष्ट्र के हों, हर जगह ट्रेनें चल रही हैं। और ये भी दिखाया कि मजदूर कैसे इन ट्रेनों का फ़ायदा उठाकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मजदूरों की मदद करने के बजाय इस पर सियासत कर रहे हैं। इसकी एक चौंकाने वाली तस्वीर आज मुझे मिली है, पंजाब से आई। ये भटिंडा की है। भटिंडा से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन में 1388 मजदूर सवार थे। ट्रेन के रवाना होने से पहले पंजाब के गिद्दड़बाह से एमएलए अमरिंदर राजा अपने सपोर्टर के साथ स्टेशन पर पहुंचे और उन्हें प्रवासी मजदूरों को पर्चे बांटे। अमरिंदर राजा ने मजदूरों से कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी बिहार भेज रही है। अमरिंदर राजा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर पंजाब सरकार सारा खर्च उठा रही है।
एमएलए अमरिंदर राजा का दावा है कि एक रेलगाड़ी का खर्च 7 लाख रुपए आता है और पंजाब सरकार ने मजदूरों के टिकट के लिए 34 करोड़ रुपए रिलीज किए। कांग्रेस पार्टी ने दिया रास्ते में टाइम पास हो रहा है। आपकी टिकट का खर्चा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। आपकी टिकट का खर्चा, आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कर रही है भैया, सोनिया जी। आपका घर जाने का खर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये सारा लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, आपका जितना खर्चा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये एक सारा पढ़ना है ना, समय पढ़ना है एक एक। लो भैया, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का। मेरी जानकारी तो है कि रेलवे 85% खर्चा अपने दम पर कर रहा है और 15% मजदूरों के जाने का खर्चा राज्य सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। अगर ये मान भी लिया जाए कि पंजाब की सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतज़ाम किया, उनका सारा किराया भी अदा कर दिया, लेकिन इसका लाभ कांग्रेस पार्टी के नाम पर उठाने की कोशिश की जाए, ये ठीक नहीं है। अगर राज्य सरकार के नुमाइंदे भी ये कह रहे होते तो भी बात समझ में आती, लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। आज के माहौल में जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, इन छोटी छोटी बातों पर सियासत करने का क्या लाभ। अब जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये दिल्ली के पुलिस वाले का वीडियो है। नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में जहां शराब की बिक्री हो रही है, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल शराब की ब्लैक मार्केटिंग करने वाला दिखाई दे रहा है। ये शख्स शराब की दुकान के बाहर खड़ा होकर पुलिस वालों को पैसे देता दिखेगा, फिर पुलिस वाले उसे बियर की कैन सौंपते दिखाई देगा। अब आजकल मोबाइल फोन का ज़माना है, किसी ने पीछे से वीडियो बना लिया। ये घटना संडे शाम की है, कल शाम की। सराय रोहिल्ला थाने के शहजादाबाद इलाके में ये वीडियो बनाया गया। कुछ ही घंटे में इतना वायरल हो गया कि दिल्ली पुलिस ने इस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। पिछले दिनों मैंने आपको दिल्ली पुलिस की बहुत सारी अच्छी तस्वीरें दिखाई। लोगों को घर पहुंचाती पुलिस, लोगों को खाना खिलाती पुलिस, लोगों का बर्थडे मनाती पुलिस, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाती पुलिस। और ऐसे लगता था कि दिल्ली पुलिस की इमेज चेंज हो रही है, हुई भी है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, इसने दिल्ली पुलिस की पुरानी इमेज को याद दिला दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी पुलिसकर्मी को चेतावनी देनी चाहिए। अब ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया। दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, दिल वाली पुलिस बन गई है। उसी रास्ते पर सबको चलना चाहिए।